बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नूरी। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही बात करते जाएंगे इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है और जो सुबह का आगाज़ होता है, यकीन करें बहुत ही एक अजीब सी फ़िज़ा फैली हुई है। मुल्क जो है हमारा इस टाइम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस टाइम तमाम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ दिल भी गमज़दा है, क्योंकि इस टाइम जो हमारे मुल्क का जो इमेज जा रहा है एक तमाशा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात जो हम ये देख रहे हैं, बहुत सारी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। ये हमारा ही प्यारा मुल्क है, इसका हमने ही ख्याल रखना है। कल भी मैंने यही बात की थी कि हमारा मैसेज भी यही है कि इस टाइम जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हमने सब्र और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त के साथ इन चीज़ों को लेकर चलना है। अपने ही मुल्क का नुकसान नहीं करना, जो कि इस टाइम हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी हवाले से। अगर हमारे जिस तरह पहले हम देख रहे थे कि मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत के हवाले से देख रहे हैं तो बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अब जो सूरत हाल है वो तो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। तो तमाम लोग जो देख रहे हैं, चाहे हमारे लीडर भी हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली इस चीज़ को बंद किया जाए और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें। इस टाइम हमारे मुल्क बाहर की देखें तो इस टाइम में कल एक न्यूज़ देख रही थी कि जो हमारे भारत के हमसाया मुल्क को देख लें तो वहाँ डिस्कशन सिर्फ हमारे मुल्क के बारे में ही चल रही हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमारी फ़ौज क्या कर रही है, ये चीज़ें सारी की सारी बाहर डिस्कशन हो रही हैं। तो मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और इस टाइम जब हमारी जो अपनी ज़िम्मेदारी है तमाम शहरियों की भी, और जिस टाइम एक कौम को एक मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, बजाय कि हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं और एक दूसरे का ही नुकसान करते हैं। इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी आज साकिब अली अतील साहब, जो कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और आज सर से जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे ज़राअत के हवाले से, और इसके साथ साथ कपास की फसल पर भी बात होगी। इस टाइम जो सूरत हाल है, अगर हम बात करेंगे हमारे पास तो एग्रीकल्चर के हवाले से देखें तो हम लोग बड़े रिच हैं, लेकिन इस टाइम क्या सूरत हाल है उसको उनसे जानेंगे। सर क्या हाल चाल है? वैसे ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत जी। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारा एग्रीकल्चर के हवाले से हम वाकई बड़े रिच हैं। हम खुशकिस्मत कौमों में, अगर मुल्कों में शुमार होगा अगर हम देखें। अब कई कंट्रीज़ में आप देखें पहाड़ी पहाड़ हैं, कई कंट्रीज़ में है वहाँ डेजर्ट ही डेजर्ट है, कई में पानी की एक्सेस है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंट्री ऐसा है जहाँ पे सारे मौसम है, मतलब यहाँ पे बर्फ़बारी भी हो रही होती है, उसी वक्त हीट वेव भी चल रही होती है किसी इलाके में, यहाँ डेजर्ट्स भी हैं, यहाँ सी भी है, यहाँ पे आपके पहाड़ भी हैं, तमाम मौसम मौजूद हैं। और एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास आइडियल इन्वायरमेंट है। हमारी सॉइल अगरचे हम समझें ऑर्गेनिक मैटर कम है, बट स्टिल इट वेरी गुड। हमारे पास जो पानी है वो बहुत अच्छा, और हमारे पास दुनिया का बेहतरीन नहरी सिस्टम मौजूद है। हमारे पास जो प्रोडक्शन के हिसाब से हम देखें तो हम बेहतरीन मतलब प्रोडक्शन फ्रूट हमारे पास है दुनिया जहान का। अब और मैंगो, अब दुनिया में कहीं चले जाएं इससे स्वीट मैंगो नहीं मिलेगा आपको। इस तरह हमारा बैनानास है, इसी तरह हमारा, अब बीट की बात करें, बीट हमारे पास इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर क्रॉप हुई है, तमाम मौसमी हालात के बावजूद, तमाम मसाइल के बावजूद। अभी तो इस पे भी आ रहा था कि जी गंदम की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया हाँ जी, गया लेकिन है। आप ये देखें ना उसका इनपुट कॉस्ट किसान की बढ़ती है तो किसान के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। अभी आप जब इंपोर्ट बंद हुई या इवन जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, लेटेस्ट से हम बात करें यूरिया या डीएपी की बात ख़ास तौर पे करें, इसी तरह और बहुत सी हमारे इनपुट्स आते हैं तो सारे महंगे हैं। और वो जब अब पेट्रोल है, अब डीजल का इस्तेमाल होता है, चाहे ट्यूबवेल चलाना तब इस्तेमाल होगा, ट्रैक्टर चलाना तब होगा, हल चलाना तब होगा, वट एवर यू डू, आपको पैसा तो लगता है। अब ये आम बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बिजनेस है, उस पर जब पैसा लगेगा तो जब उसे निकलेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी होगी। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए 3,900 की कीमत पंजाब में मुकर्रर की थी। और इसका नेचुरल सी बात है, जब 4,000 के करीब
खरीद रहा है फ्लोर मिल वाला, तो वो नेचुरल है उसमें एडिशन करके बेचेगा तो रेट वही तकरीबन आ जाएंगे जो इस मार्केट में। क्योंकि अब तो आटे की कीमतों में भी इजाफा कर इस दिया साल गया आ रहा अच्छा कि खासा, और एक आम बंदे की जिंदगी वैसे ही मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन। जो इस टाइम हम लोग हालात भी देख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। अब बात सही है आपकी, आटे की कीमत बढ़ने में जो अर्बनाइट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आप इसको दूसरे एंगल से देखें कि तमाम प्रोड्यूसर जो हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल बना रहा है, वो चाहे बैग बना रहा है, वट एवर लैपटॉप बना रहा है, मोबाइल, वो तमाम जब बनाता है अपने तमाम अखराजात पूरे करता है, टोटल करता है, फिर कहता है कि इसके ऊपर इतना मेरा प्रॉफिट है, फिर बेचता है। किसान वाहिद यहाँ, और जो हमारे साउथ में मेजॉरिटी है किसानों की, आपको पता है कि यहाँ पे हमारा 60% के करीब हमारे फार्मर हैं, देहातों में लोग रहते हैं। देहाती अब वो जो भी प्रोड्यूस करे वो खुद तय नहीं करता। अब मतलब गंदम है वो भी मार्केट तय करेगी, मैंगो है ज़्यादा हो जाएगा तब वो रुलता फिरता मार्केट तय करती है। अगर अभी टमाटर का पिछले 500 रुपये 300 रुपये किलो था, अब जो टमाटर आया वो 18 रुपये किलो पे गया है, 15 रुपये किलो पे गया है। यानी कि ये वाहिद ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो उसकी प्राइस तय नहीं कर रहा था, मार्केट तय कर रही होती है, गवर्नमेंट इसलिए तय करती है कि बिल्कुल ही अगर डूब गया, फर्ज करे जैसे बम्पर क्रॉप होगी, गवर्नमेंट तय ना करती, बहुत कम आ जाती, तो वो किसान इतने नुकसान में चला जाएगा कि अगले साल वो काश्त ही नहीं करेगा, फिर खाएंगे कहाँ से, फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी गवर्नमेंट जब फैसला करती है तो इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख के करती है कि किसान पे इतना बोझ भी ना पड़ जाए कि वो बिल्कुल ही बेचारा प्रोड्यूस करने से चला जाए, और अब नाइट्स पे भी इतना ना चला जाए कि वो अगले साल, इस साल अगर वो लोअर कर दिया, अगले साल उसे मिले ही ना, या इंपोर्ट करना पड़े, वो बहुत महंगा पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट जो सब चीज़ों को सामने रख के डिसाइड करती है रेट। अच्छा, आप नहीं समझते कि इस टाइम अगर हम ज़राअत के हवाले से देखें तो जिस तरह अभी कपास की जो हमारी सूरत हाल रही, एक टाइम था जो कपास के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपास की काश्त की जाती थी। अभी कपास की फसल से लोग डरते हैं कि हम लोग इसकी तरफ जाएं ही ना। सही, क्या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। असल में इसका नंबर ऑफ रीजंस हैं। जब आप गवर्नमेंट प्रायोरिटीज नहीं देती किसी क्रॉप को तो वो बैक पे चली जाती है। तो कपास को पिछली गवर्नमेंट्स ने इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जो इस गवर्नमेंट ने दी है, पहली बात तो ये है। तो अभी जो फियर फैक्टर है ये पिछले साल से ज़्यादा पिछले साल बढ़ा है। उससे पहले इतना फियर फैक्टर था लेकिन इतना नहीं था। पिछले साल ये हुआ कि लोगों ने बड़े ज़ौक़ शौक़ से हमारे कहने पे कॉटन लगाई, और अनफॉर्चुनेटली वेदर कंडीशन ऐसी रही और बारिशें इतनी ज़्यादा हुई, आप देखिए अनप्रेसिडेंट रेन हुई, पूरे तारीख में इतनी नहीं हुई। आपका रोद कोहियाँ जो चली राजनपुर में और जो डीजी खां में, वो कभी इतनी तारीख में नहीं चली। हमारे सारे सिस्टम नाकाम हो गए और पूरा राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में तबाह हो गया, तौसा तबाह हो गया, डीजी खां कुछ एरिया तबाह हो गया, बाकी इलाके के पास। अब इस मौसमी हालात इतने ख़राब थे कि इससे पिछले साल की निस्बत 50% प्रोडक्शन हमारी पर एकड़ कम हुई। तो ये इस तरह के हालात हैं जिसमें लोग डरे हुए। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो कर रही है उसमें एक तो इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी, और फिर इसमें सीड पर भी सब्सिडी दी जा रही है, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स में भी दे रहे हैं, ताकि लोगों को, एक तो किसानों को सहारा मिले कि जी कुछ गवर्नमेंट दे रही है। दूसरा सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट ने प्राइस तय की है इस साल 8,500। अर्बनाइट्स के हवाले से जब आएगा तो और कहेंगे कपड़ा महंगा हो गया, लेकिन उससे उतनी तो उनकी कॉस्ट आ रही है, उस हिसाब से सामने रख के 8,500 की थोड़ा प्रॉफिट में रहे किसान। तो ये एक अच्छी है। अगर 20-25 मन भी अगर आ जाती है तो आई थिंक दैट इज उसकी कॉस्ट को भी मीट करेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी किसान को दे देगा। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अगर किसी क्रॉप में किसान को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती तो वो उससे किसान जो है ना वो पीछे चला जाता है। तो वो कहता है भाई एक साल करेगा। अब कपास का ऐसा एक फिनोमिना था कि साउथ पंजाब के लोगों ने कपास से इश्क किया, और उस इश्क में उन्होंने नुकसान भी अपना बढ़ा किया किसान। अभी भी जो लोग पिछले सालों में भी करते आ रहे, वो प्रॉफिट के लिए नहीं पिछले सालों में लोगों ने किया, वो सिर्फ इसलिए वो करते आ रहे हैं। दे लव कॉटन। कॉटन एक बड़ा डिफरेंट प्लांट है बाकी प्लांट से। मतलब आप बात करेंगे, अगर गंदम की बात करेंगे, उसका प्लांट का डिफरेंट फिजियोलॉजी है। इसी तरह मकई की, इनका ये होता है कि इन पे स्ट्रेस जब आएगा ना तो ये मेच्योरिटी की तरफ चले जाएंगे। कपास इतना डेलिकेट है, इस पर स्ट्रेस आएगा तो ये शेडिंग कर देगी, फ्रूट ड्रॉप कर देगी कि ठीक है मैं फ्रूट ही देती। तो इतना डेलिकेट है, लोग जिसे करते हैं वो अपने शौक से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। और क्योंकि कपास ने इतने साल इतना अच्छा प्रोड्यूस दिया है कि वो लोग वो सोचते हैं कि वापस आएगा, और हम इसे पूरा जोर लगा रहे हैं कि किस तरह वापस आए, और इस पर गवर्नमेंट पूरा इस समय सपोर्ट कर रही है। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही वसीम बात कर लेते हैं कि इस टाइम जनूबी पंजाब
सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात कर लें कि क्या है और ये मनसूबा कहाँ तक पहुँचा है, कितना इस पर काम हो चुका है और कितना होने वाला है, इस हवाले से बताइएगा। आसमा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिस तरह सर ने बात की कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस जो हमारी रोहत कोहियाँ चली, तारीख में इस तरह से नहीं हुआ और ये फर्स्ट टाइम हमने क्लाइमेट चेंज को इस तरह से देखा, तो हमें सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें इससे निपटने के लिए इकदाम जो हैं वो क्या करने। हमने महकमा तालीम को भी इस हवाले से काम करते देखा, हमने जंगलात के हवाले से भी काम होता इस हवाले से देखा। और अगर मैं जंगलात की बात करूँ तो 25% जो जंगलात हैं वो होने चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त 4% जो हैं वो जंगलात मौजूद हैं। और इसी तरीके से 83 लाख जो दरख्त हैं वो लगाने थे, जो टास्क दिया गया था सेक्रेटरी जंगलात साउथ पंजाब को, जिसके अंदर सिर्फ 70% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका। ये तो थी जंगलात की साइड। इसी तरीके से अगर हम महकमा तालीम की बात करते हैं, क्योंकि जब शऊर की कौंपलें फूलती हैं या फटती हैं तो फिर उसके बाद जाके एक नई जनरेशन जो क्रिएट हो रही होती है, उसका भी बड़ा अहम किरदार जो है वो होता है। हमारे यहाँ साबका सेक्रेटरी तालीम गुजरे हैं डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था ग्रीन बुक का। तो ग्रीन बुक जो है हमने स्कूलों की सतह पे पहली बार जो है वो मुतारिफ कराई, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज को जो है वो बच्चों को पढ़ाया गया और उसको निसाब का हिस्सा बनाया गया कि आप दरख्त की या पौधे की अहमियत को समझें और ये देखें कि इसकी वजह से हमारा नुकसान कितना हो रहा है। एक तो वो जो कुदरती तौर पर हमने चीज़ों का सामना किया, एक वो जो हमने खुद अपनी ज़ात की हद तक जो है वो चीज़ों का नुकसान का सामना किया, जिसमें मैं मुल्तान के मुख्तलिफ कॉलोनीज़ की अगर जिक्र करता चलूँ तो मुल्तान में आम की पैदावार में वाज़ेह कमी जो है वो देखी जा रही है। कॉलोनीज़ बनती रही, हमने कंक्रीट बिछा दिया, दुनिया में कहीं इस तरह से नहीं होता जो हमने ज़राअत के रकबे के साथ यहाँ पे हाल किया है। हमारी पैदावार किसी हद तक जो है वो कम हो चुकी है और मुल्तान के आम तो जैसे भी सीजनल ये शुरू होता है तो वो अब किसी हद तक आप देखेंगे कमिंग डेज़ के अंदर इसका सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें वाज़ेह कमी जो है वो देखेंगे। बाद में आप चाहे जितना मर्जी लगा लें, चीज़ों को लगने में, बिल्ड होने में बड़ा टाइम लगता है। और आपने एक खड़ी बिल्कुल तैयार जो है इन्वायरमेंट उसको जो है वो डिस्टर्ब किया, उसकी वजह से मुल्तान का आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। अगर मैं बोसन रोड की जो है वो बात करता चलूँ तो ग्रीनरी हमारी उस तरीके से ख़त्म हो गई ना, फिर जाहिर सी बात है आम की जिस तरह बात कर रहे हैं तो मुल्तान का तो स्पेशली मशहूर ही इस वजह से आम की वजह से था, ठीक है। और अभी हम देखते हैं आम उस तरीके से फरमाइशें जितनी आती है ना कि आम मुल्तान के आम भिजवाए जाए, तो उस तरह से अब बहुत कम हो गए। बिल्कुल ये असर पड़ा। और दूसरा आपने जैसे पूछा जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट, हम जब भी जनूबी पंजाब की महरूमियों की बात करते हैं तो हमें लगता है जब तक चलें सुबह नहीं बनता उस वक्त तक सेक्रेटरीट ही सही, लेकिन किसी हद तक ये हमारे मसाइल का अजाला कर रहा है। हम 16 तक की अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ से ले रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमारे 18 तक के वो यहाँ से चल रहे हैं, सेक्रेटरीज जो हैं वो अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं इस हवाले से। लेकिन ये डिपार्टमेंट इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बटे हुए हैं शहर मुल्तान में। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो रेंट पे ली हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर हमने फिक्स करके वहाँ पे जो है वो बिठाया हुआ है सेक्रेटरीज़ को। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी तो काम के अंदर मज़ीद जो है वो निखार पैदा होगा, क्योंकि तमाम सेक्रेटरीज एक छत के नीचे यकजा हो जाएंगे। ये 3.5 अरब रुपए की जो है वो लागत से तैयार किया जा रहा है यहाँ पर जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट। इसने तकरीबन 30 माह के अंदर जो है वो मुकम्मल होना था जी। रिसेंटली इसका जो वर्क आउट अभी देखूँ मैं तो इस वक्त 35% जो है उसकी प्रोग्रेस मुकम्मल हो चुकी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर साकिब जफ़र जो है वो खुद इस तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं जाहिद अख्तर जमा साहब, वो पहले ACS रहे, तो इसलिए उनका जो फोकस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसके ऊपर। और फिर अगर मैं इस गवर्नमेंट की या वज़ीर आला की बात करता चलूँ तो उन्होंने भी रिसेंटली विज़िट किया नश्तर 2 का भी और सेक्रेटरीट का भी, तो वो भी इस हवाले से काफ़ी कॉन्शियस जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि इसको बिल्डिंग को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन इसका ऑलमोस्ट मुकम्मल है, पाइपिंग हो रही है, गेट बन रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का जो काम है वो हो रहा है। कुछ LCs बंद हैं कराची में, जिसकी वजह से जो हमारे पास सामान आना था और वो लेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये मनसूबा थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो सकता है। लेकिन होप्स हो कि इसी साल के एंड तक जो है वो इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे कहा जा सकता है किसी हद तक मुकम्मल तो हमारी महरूमियों का अजाला सुबह बनने के बाद ही होगा, लेकिन किसी हद तक हम समझते हैं कि ये सेक्रेटरीट अपना किरदार अदा करेगा। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी जो जिन महरूमियों का हम शिकार हैं वो हमारी वो जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सके, क्योंकि हम लोग तो इस टाइम देखते हैं यहाँ पर जनूबी पंजाब में उस तरीके से काम नहीं हो सका आज तक जिस तरह होना चाहिए था। सर वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर और ये जो साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का एक बड़ा स्टेप है और अल्टीमेटली प्रोविंस की तरफ जाएगा, क्योंकि एक तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम देखें तो इतना बड़ा प्रोविंस जो है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। अभी आप हम जब से यहाँ आए हैं, हम मतलब फील्ड में मौजूद हैं, हमारे लिए ईजी है, हम लोगों के मसाइल ज़्यादा सुन सकते हैं, उन पर देख सकते हैं। अभी जैसे कॉटन की बात हम कर रहे थे अभी, तो कॉटन में हमने पहले साल जब मैं ये पंजाब सेक्रेटेरिएट बना तो उस वक्त पूरा एक मतलब प्रॉब्लम था, लोग जुलूस निकाल रहे थे कपास के, क्योंकि कपास उसे तबाही की तरफ जा रही थी। उसमें जो पेस्टिसाइड के इश्यूज थे, लोगों का पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैं उनसे बराह रास्त मिल के उनसे बातें सुन के हमें प्रॉब्लम का समझ आएगी, ये प्रॉब्लम है। हमने अपनी हद तक बरसात तक कोशिश करके उसके हल भी निकाला। हमने कहा ओके पेस्टिसाइड का मसला है तो आप IPM पे आ जाइए। IPM टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की यहाँ पर, और ये मतलब पाकिस्तान में पहली दफ़ा कई काम हमने यहाँ पे किए हैं। मतलब एजुकेशन की बात करें तो ट्रांसजेंडर स्कूल पहली दफ़ा कायम किया गया पाकिस्तान में। हम अगर कपास की बात करें, कपास इतने लेवल पे, यानी कि आप ये देखें कि हमने 221 प्लाट्स जो तकरीबन मतलब पिछले 500 एकड़ के करीब, उस पर हमने ट्रायल किया IPM का पहली दफ़ा, और विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी था। पिछले साल भी हमने ट्रायल किया और हमने ये देखा कि जब IPM टेक्नोलॉजी हम जो प्रैक्टिस लाते हैं उससे हमारा ना सिर्फ इनपुट कॉस्ट कम होती है जो पहले हमने जिक्र किया, बल्कि प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। उसका ये साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने का ही था कि हमें चूँकि बराह रास्त फीडबैक मिला। अगर वही मैं लाहौर बैठा होता, मुझे मतलब महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा आके वो बात समझ नहीं आ सकती, यहाँ बैठ के आती है। अभी इन्होंने फॉरेस्ट की बात की तो मैं आपको थोड़ा सा और इजाफा करूँ। हमने एक मियावाकी स्टाइल मशहूर हुआ था और अभी भी है, जापान से जो साइंटिस्ट है उसके नाम पे है। उसमें ये हुआ कि जब ये वहाँ पे सुनामी आया तो पूरे शहर को नुकसान हुआ। उसने कहा इसका हल क्या है जी रोकने का? उसने कहा इसका हल है कि शहर के अंदर जंगलात लगाए जाए। अब बड़ा अजीब आइडिया, शहर के अंदर अमूमी तौर पे एक जो आपका फॉरेस्ट है, जंगल है, उसे 20 से 25 साल लगते हैं। उसने कहा ओके, इसको ये किया जाए कि आप इस तरह के प्लांट्स लोकल सेलेक्ट करें जो तेजी से बढ़ते हो। उन्होंने जंगल पूरे जापान में विद इन 3-4 ईयर जंगलात लग गए। हमने उसी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपने यहाँ जो लोकल बढ़ते थे वो हमने पिछले साल बहावलपुर, विहाड़ी और यहाँ पर 1-1 एकड़ पे हमने अर्बन फॉरेस्ट का तजर्बा किया। 2 साल के अंदर जंगल बन गया, अभी मौजूद है, ये देख के भी आए। तो हम ये समझते हैं कि ये सारे काम किए जा सकते हैं, फॉरेस्ट तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं। जहाँ मैंगो की बात है, मैंगो कटा बहुत ज़्यादा रिकगनाइज, लेकिन हमने उससे ज़्यादा हाई डेंसिटी भी और अदरवाइज भी लगा दिया। प्रोडक्शन जरूर 1-2 साल कम होगी, लेकिन 2-3 साल में दोबारा रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो वो इंशाल्लाह बल्कि बेहतर वैरायटीज आ रही है। अब जो हम लेटेस्ट वैरायटीज ला रहे हैं, ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, सिंदरी पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा हम चौसा पे, अजीम चौसा पे कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मार्केट है, नंबर 1 मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है सिंदरी की। नंबर 2 ये अजीम चौसा ऐसा फल है, ऊपर पक जाएगा तो महीना खड़ा भी नहीं गिरेगा, यानी कि उसका टहना गिर सकता है, फल नहीं गिरेगा और उसको डैमेज भी नहीं होगा। ये इतनी शानदार वैरायटी कि पूरा महीना भी वेट किया जा सकता है। तो लेकिन असल बात ये है कि हमारे पास वैल्यू एडिशन होना चाहिए। हम किसान को इस काबिल कर दें कि वो अपना प्रोड्यूस पैदा करके उसको वैल्यू एडिशन भी करे और स्टोर कर सके। ये गवर्नमेंट, ये हमें करने की जरूरत है, जिस पे हम काम आजकल कर रहे हैं। तो नज़ीर भी जानते हैं नाज़रीन, जिस तरह क्लाइमेट चेंज की भी बात हो रही है, मौसम के हवाले से जान लेते हैं। हमारा सेगमेंट है जी टुडेज वेदर, उसकी तरफ चलते हैं। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। दिन ब दिन रोज बरोज काफ़ी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। मौसम यकसर तब्दील हो चुका है मुल्तान का। दिन के औकात में, बिलखसूस दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत अपने जोबन पर होती है। सूरज काफ़ी ज़्यादा आंखें दिखाना शुरू कर देता है। सुबह के औकात में और रात के औकात में कदरे मौसम बेहतर होता है, लेकिन दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ जाता है। आज अगर मुल्तान के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी कदरे
आलूदा है, जो कि 139 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान को अगर देखा जाए तो मुल्तान आज चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। हवा में नमी का तनासुब मौसम खुश्क होने की वजह से कदरे कम है, जो कि 45% तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है, जो कि 42-43 सेंटीग्रेड तक भी दर्जा हरारत जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज अगर रात की और शाम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शाम के औकात में और रात के औकात में मौसम कदरे अबर आलूद रहेगा। बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आज शाम और रात को मौसम बादलों की लपेट में रहने की वजह से कदरे बेहतर हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही मौसम अब काफ़ी वाकई चेंज हो चुका है, गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसमें मज़ीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह मौसम का हाल हम जान रहे थे, मौसम के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इस टाइम जो है फसलों के हवाले से मौसम जो है वो कैसा है? थैंक यू जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका ये है कि हम जो तमाम हमारी क्रॉप्स हैं, चाहे वो मौसम सरमा में लगती हैं गर्मा में लगती हैं, उसका अपना एक फिजियोलॉजी, उसे रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। अभी ये बता रहे थे आज के दिन का टेम्परेचर मेरे ख्याल आइडियल है फॉर क्रॉप। आज का कपास के लिए आइडियल है, मैंगो के लिए आइडियल है, क्योंकि कपास हमारी ड्राई वेदर को और इसको हीट को लाइक करती है जितना आप जैसे है। और शाम को ये इस तरह की क्रॉप है कि दिन को इसे हीट चाहिए, ड्राई वेदर से शाम को ठंडक चाहिए, और तब जाके ये अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा रिजल्ट देती है। तो इससे तो आइडियल है, लग रही है आइडियल है। और मैंगो के लिए भी हमें यही वेदर चाहिए कि हॉट रहेगा तो मिठास भी ज़्यादा होगी और उसका राइपनिंग भी टाइम पे होगी। हमारे लिए खतरनाक मौसम क्या है, जो शहरियों के लिए बहुत अच्छा होता है, बारिश हो रही है। हाँ। तो हमारे लिए खतरनाक मौसम होता है यार, ज़्यादा लंबी ना हो, चलो थोड़ी बहुत हो, ड्रिजलिंग हो, बस काफ़ी है। अगर 2-3 दिन बारिश रह जाएगी तो वो डैमेज शुरू हो। आप देख रहे हैं ये पिछले दिनों में हम जब देखा कि जो है वो ओले बरसे, ज़ालाबारी हुई, बहुत नुकसान भी हुआ फसलों के हवाले से। हम देखें गंदम, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल अपने पीक पे कटाई भी चल रही है अभी, तो वो उस हवाले से तो हम लोगों को इस तरह तो नुकसान पहुंचा। वैसे तो हमने देखा कि ओवरऑल मौसम खुशगवार हो गया। तो बिल्कुल उसमें अब देखें ना, वो जो ओले पड़े उससे हमारी सब्जी डिस्टर्ब हुई है हमारी, और मतलब फ्रूट आड़ू डिस्टर्ब हुआ है हमारे। आपको पता है पेंसिल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। इसी तरह और फसलें, ये जहाँ कॉटन को भी डिस्टर्ब किया। लेकिन ओवरऑल अब उसमें हुआ, अल्लाह करना क्या हुआ कि जब वो फसल गिरी है बारिश की वजह से, तो ऊपर से सर्दी आ गई, मौसम ठंडा था। अगर ये रिवर्स में था, हीट वेव होती, आपका डैमेज होता 10-15% डाउन पे चला जाता। अब वो चूंकि मौसम ठंडा हो गया, तो ठंडे मौसम होने की वजह से वो जो दाना था उसने वेट गेन कर लिया, जिसकी वजह से बम्पर क्रॉप बन गई। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी की, मतलब मैं सच्ची बात करूँ, कोई लॉजिक समझ नहीं आती। मेहरबानी, पिछले साल इन्हीं दिनों में बारिश के साथ हीट वेव चली थी और हमारा दाना थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। जो लेट 10% हमारी काश्त थी वो डिस्टर्ब हुई थी। इस दफ़ा वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई, तो इसलिए बम्पर क्रॉप की तरफ गया। तो वेदर बहुत मैटर करता है हमारे क्रॉप्स के, तमाम क्रॉप्स के लिए दोनों सीजन मैटर करते हैं, और बल्कि चारों सीजन मैटर करते हैं। और उसकी लिए अपनी फिजियोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है। और अल्लाह करे कि ये बारिशें अगर हों भी तो 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा ना हो, हमारे लिए नुकसानदेह होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा सारा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है इसका, क्रॉप्स का। सही। अच्छा, इसके साथ वसीम आपसे भी जानेंगे, क्योंकि हमारा रोही की तरफ से जो है किसान मेला भी होने जा रहा था और काफ़ी तैयारियां चल रही थी। और हम अगर बात करें, हमारे जो रोही एडिटर डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं इसको लेकर, और बड़े वो पैशनेट भी और एनर्जेटिक भी, पूरी टीम जो है वो मिलकर काम कर रही थी। उसके हवाले से बताइए, क्योंकि अभी हालात भी मुल्की सूरत हाल को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उस हवाले से बताइएगा। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र, क्योंकि दफ़ा 144 का नफाज है, तो उस हवाले से पॉसिबल ही नहीं था कि हम इस मेले को जो है वो आखिरी मराहिल तक, ये मेला जो है वो गामजन हो चुका था। बस आज का दिन छोड़ के कल ही इसकी ओपनिंग जो है वो थी।
और इसको सीएम और एसीएस और सीएस ने खुद जो है वो इसकी ओपनिंग करना थी, लेकिन अब क्योंकि हालात के बाइस जो है वो हमें इस मेले को एक हफ्ता जो है वो आगे लेके जाना पड़ा। और अब ये मेला जो है वो मुल्क की अगर सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो हम जुमे को इसकी अफ्ताही तकरीब करेंगे, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफ़र और चीफ सेक्रेटरी जो हैं और इसके साथ जो हमारे सीएम हैं वो खुद जो है वो इसकी ओपनिंग करेंगे। और बेसिकली जो इसका पर्पस था वो किसानों को किसी हद तक एजुकेट करना था कि उनको तकरीबन 40,000 के करीब जो है वो किसानों ने विज़िट करना था इस मेले का। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स जो है वो लगाए जाने थे ताकि उनको बुनियादी इन्फॉर्मेशन जो है वो फसलों को बेहतर बनाने के हवाले से दी जाए। चीज़ें लेट ज़रूरी हुई हैं, लेकिन आलमोस्ट देखते हैं कमिंग डेज़ के अंदर जो है वो जैसे हालात मज़ीद बेहतर होते हैं तो इसको बड़ा अच्छा जो है वो जनूबी पंजाब की ये फसलों के लिए और किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, क्योंकि जैसे हम किसानों को एजुकेट कर रहे होंगे तो ज़ाहिरी बात है उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली वो हमारी क्रॉप्स पे पड़ रहा होगा, जो कि बेहतरी की जानिब गामज़न हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी आपसे जानूंगी कि इस टाइम अगर हम निश्तर 2 की बात कर लें, उसका जो मंसूबा है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर हालिया अगर हम बात करें, निगरान हमारे वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने दौरा भी किया था, क्या सूरत हाल है उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत इसके ऊपर सख्ती से नोटिस भी लिया कि इसके ऊपर जल्दी काम किया जाए। आप निश्तर 1 का अगर विज़िट करती हैं, जिसको हम ये मेडिकल कॉलेज जो है वो भी कहते हैं, तो आप देखेंगी कि आपको मरीज़ जो है वो बरामदों में नज़र आएंगे, आपको एक एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज़ नज़र आएंगे और आपकी सिचुएशन जो है वो एकदम से आप बड़ी अफसरदा सी महसूस करेंगी वहाँ जाके। मसला ये है कि हमारे पास बेड्स की तादाद जो है वो कम है, क्योंकि जनूबी पंजाब का सारा मरीज़ जो है वो इसी हॉस्पिटल का रुख करता है। नश्तर 2 की अगर जहाँ तक बात करते चलें तो अभी रिसेंटली सीएम ने इसको खुद जो है वो विज़िट किया है और उनका काफ़ी फोकस है कि इसको अब मुकम्मल 31 मई तक जो है इसका ओपीडी जो है वो फाल करें। इसमें 200 असामियाँ जो हैं वो इस वक्त मंजूर कर ली गई हैं और उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन बैन हटाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे डॉक्टर्स और बाकी जो स्टाफ है उसको भी जो है वो हायर कर लिया जाएगा। गाहे बगाहे सेक्टर स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो अफजल नासिर साहब खुद इसको जो है वो मॉनिटर भी कर रहे हैं, एसी साहब ने भी उसको देखा है। और आलदू मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के जो साइड्स एरियाज़ हैं उसकी जो जगह है वो ऐसी अच्छी मुख्तस की गई है जो तकरीबन आपके जो बाकी डिवीजन्स हैं उनको भी जो है वो साथ मिलाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं तो दूर दराज से आपके पास यहाँ पर आते थे तो लोग। बाहर का जो आपके मरीज़ों का प्रेशर है वो सारा जो है वो नश्तर 2 की साइड पे हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो हालात किसी हद तक हमें बेहतर जो है वो नज़र आएंगे। जहाँ तक कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की बात करते चलूँ तो कार्डियोलॉजी भी रिसेंटली विज़िट किया। ये बिल्डिंग 2018 में मुकम्मल होना थी, जिसके अंदर जो है कार्डियोलॉजी की तोसी मंसूबा जो है वो शामिल था। लेकिन आप देख लें 2018 से अब 2023 तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 5 साल मंसूबा लेट हो चुका है, क्योंकि जो ठेकेदार था उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, नए सिरे से जो है दोबारा से चीज़ों का जो है वो आगाज़ किया गया। तो अब भी इनकी कुछ मशीनरी जो है वो रह गई है, इनका भी आलमोस्ट काम मुकम्मल है और वो मशीनरी जो भी आनी है वो सारी कराची में एलसी बंद होने की वजह से जो है वो फंसी हुई है। तीसरा जो हमारा मेन है वो 5.5 अरब की लागत से हम चिल्ड्रन अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का PC1 जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसको हम टोटली तौर पे जो है वो नश्तर 2 भी और इसको भी हम शमसी तवानाई पर जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर जो नश्तर 2 की अगर मैं बात करता चलूँ तो 4 करोड़ 93 लाख रुपए जो है वो हमने लैंडस्केपिंग के PHA को जो है वो फराहम कर दिए। तो आलमोस्ट इसके ऊपर जो है वो वर्क बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो जारी है। जनूबी पंजाब में तकरीबन 1408 मराकज़ सेहत हैं और इसी तरह 8,496 जो है TH की और TH की, मतलब सेहत की जो आपकी सहूलियात हैं वो आपकी दहलीज तक फराहम तो हैं, लेकिन उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है जिस पर काम हो रहा है। और ये जो फर्दर हमारी तरक्याती स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं, तो उसमें किसी हद तक थोड़ा सा फ़र्क आया ताख़ीरी का, वो इस वजह से क्योंकि फ़िनांस की जानिब से कुछ फंड्स जो है वो रुके, क्योंकि जो सीजनल प्रोजेक्ट होते हैं वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। लेकिन जो हमारा ये जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट है, क्योंकि मैं सेक्रेटरीट को कवर करता हूँ, तो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का जो हमारा फंड्स है ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई ताख़ीरी जो है वो नहीं हुई, इसके फंड्स जो है वो जा बजा जो है वो मिलते रहे। और यही हम देख रहे हैं कमिंग डेज़ के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि दोनों अगर ये प्रोजेक्ट फुलफिल होते हैं तो इससे बराह रास्त जनूबी पंजाब के आवाम को फ़ायदा हो रहा हो। बिल्कुल जी। और हम चाहते भी हैं कि जाहिर सी बात है जो हमारे इस हवाले से लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाएं, उनको थोड़ा सा जो है वो एक रिलीफ भी मिल सके। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, नाज़रीन भी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। और
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ हम अगर आ जाएँ जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ भी बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जितनी जिद्दत आती जा रही है, लोग उसमें, हम बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो उस हवाले से हमें बहुत मुश्किलात भी हैं, हम थोड़ा बहुत पीछे भी हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ज़राअत के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं किया जा रहा? ज़राअत के हवाले से देखिए जी, बहुत सी अभी हमारे यहाँ भी काम शुरू हो गया है। जदीद टेक्नोलॉजी को हम ये लेते हैं कि वो ड्रोन आ जाए, वो बाकी ज़मीन तो वही रहनी है, आपकी सॉइल वही रहनी है। हाँ। अब सॉइल ट्रीटमेंट अभी देखें तो द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ नो ट्रीटमेंट। अब ये अजीब बात होगी, लेकिन इट इज़ सो। मैं अभी कीनिया पिछले दिनों गया तो मेरे लिए वहाँ पे माइल्स एंड माइल्स पे चाय के बागात खड़े। हमारी 70% चाय जो है ना कीनिया से आती है। तो मेरा था, बड़ा इंटरेस्टेड था कि बागात को मैं देखूं वो किस तरह हैंडल कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि वो चाय की जो पत्तियां डेलिकेट होती है वो तोड़ लेते हैं, जो लेबर होती है, बाकी उसको जो बाकी काट कूट के वहीं पे फेंक देते नीचे, पत्ते बाहर नहीं जाते। अच्छा। वो मल्चिंग का काम देते हैं। वहाँ पे मल्चिंग का ये होता है कि तमाम जो मतलब अगर पेस्ट है तो उसका प्रीडेटर भी उसके नीचे मौजूद है। सही। इसी तरह बहुत सा, और वहाँ पे पानी की कमी, मतलब कोई ऐसा कम ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ पर सॉइल ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और उसका ये ट्रीटमेंट है सॉइल का। अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप फसल मल्चिंग करें। अब हमारे यहाँ पे लिया में मैंने विजिट किया तो आप हैरान होंगी कि वहाँ बादाम के दरख्त पौधे खड़े और भरपूर बादाम लगा हुआ है। अच्छा। आपके मुजफ्फरगढ़ में लुकाट लगता है, वो भी मल्चिंग टेक्नोलॉजी पे। हमने रहीम यार खान जैसी हीट वाले एरिया में हम एप्पल के पौधे कामयाब कर चुके हैं मल्चिंग के साथ। और इसी तरह आपका ये जो आड़ू है मेल्थी बिहाड़ी में कामयाब है, वहाँ मल्चिंग का कम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हम उन्हें ला रहे हैं। आपके ये शहर सुल्तान के पास वहाँ पे ऑर्चर्ड है, हम विजिट किया, वो पूरे का पूरा मल्च्ड है। और जहाँ मल्चिंग होती है वहाँ पे आपके पेस्टिसाइड भी कम है, आपकी वहाँ पे एनर्जी भी कम है, वहाँ पे खर्चा भी कम है, वहाँ पे सॉइल हेल्थ भी बेहतर है, वहाँ प्रोडक्शन भी बेटर है। तो जदीद टेक्नोलॉजीज अब ये है कि कोशिश कीजिए कि ट्रैक्टर को फील्ड में ना घुसाया जाए। अगर जाना भी है तो मशीन के साथ, वरना वो क्या करेगा, हार्ड पेन डेवलप कर देगा। आपके जब नीचे 2 फुट नीचे 1.5 फुट नीचे सख्त लेयर बन जाएगी लैंड की, वो रूट को नीचे नहीं जाने देगी, ना प्रोडक्शन होगी ना आपका बेहतर होगा। अभी कॉटन का मेन हमारी चल रही है, तो नंबर 1 एजेंडा ये है कि अगर हार्ड पेन है उसे तोड़ा जाए। सही। अच्छा, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, जहांजेब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपसे सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर कपास काश्त करूँ ना, मैं जिला मुजफ्फरगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो उस पर हमको क्या सब्सिडी मिल सकती है हुकूमत की तरफ से, जो है ना, क्या क्या प्रोग्राम है? अगर मैं ज्यादा से ज्यादा जो है ना सब्सिडी, ज्यादा से ज्यादा काश्त अगर करूँ कपास, तो उस पर क्या सब्सिडी मिलेगी? यही सवाल है सर, ये पूछना था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुझे इस क्वेश्चन का ये नहीं पता कि कितने एकड़ पे काश्त करना चाह रहे हैं। अगर तो वो उसमें सब्सिडी की जो गवर्नमेंट का मेन फोकस होता है वो ये होता है छोटा काश्तकार जिसके पास वसाइल कम होते हैं। उसको अगर वसाइल कम हैं तो उसको सीड पर भी सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र पर भी सब्सिडी है, इवन पेस्टिसाइड पे भी सब्सिडी है। ठीक है। और फिर ये, लेकिन अगर ज़मींदार बड़ा है, ज़मीन ज़्यादा फर्ज करे, आपका 100 एकड़ है, तो आप 100 एकड़ पे हमें अगर प्रॉपर तरीके से आप उसे काश्त करने कपास को, और गवर्नमेंट प्राइस 8,500, और सबसे बढ़ के मतलब इसको प्रॉपर मैनेजमेंट कर ली जाए तो उसको सब्सिडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। तो छोटा फार्मर जो है उनके लिए तो अवेलेबल है हमारे। उसके अलावा इस दफ़ा जो स्पेशल काम किया गया वो ये है कि हर तहसील में और हर कस्बे में गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन सेंटर बना दिए हैं। उसका ये है कि वहीं पे आपको बीज मिलेगा अच्छी क्वालिटी का, यानी कि उसमें कम से कम ये इंश्योर्ड होगा कि ये बीज अप्रूव्ड है, सही है, अनअप्रूव्ड नहीं है, लो क्वालिटी नहीं है। सेकंड ये है कि वहीं पे फर्टिलाइजर मिलेगी, ठीक है, वहीं पे जो बेस्ट डिपार्टमेंट समझेगा पेस्टिसाइड है वो अवेलेबल होगी। ये 3 चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं और वहाँ पे ये प्रोवाइड, ताकि कम से कम असेसिबल हो जाए हर चीज़ किसान के लिए। पहले तो ये प्रॉब्लम आता है ना, सीड ही नहीं मिलता, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सीड का भी आ गया, आपका खाद के भी लोगों को उसके हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर अच्छा, ये समटाइम्स तो ये भी आ जाता है किसानों की तरफ से कि हमें ब्लैक में जो है वो डबल पेमेंट करके हमें खाद मिल रही होती है। सर इसके ऊपर भी तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि अगर इस तरह के जो लोग काम
कर रहे हों? बिल्कुल है। इस पे अभी मैं पिछले कल परसों देख रहा था, हमारा इसी साल के जो है वो तकरीबन करोड़ों में जुर्माने हुए हैं, और जिसके अलावा रेड्स होते हैं हमारे, जो फेक पूरे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को भी पकड़ते हैं, वो बिल्कुल काम होता है। मेन जो मसला बिल्कुल आपके पास एक्सेसिबिलिटी का मसला होता है, इसीलिए हमने ये फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी हो सके। तो बाकी जितने भी एक्शन है गवर्नमेंट ने जो भी इसमें लॉ प्रोवाइड करता है उसके अंदर रह के काम हो रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है। पानी के हवाले से मैं लाजमी बात करूंगी सर, इसके हवाले से भी क्योंकि अब जिस तरह महंगाई है बहुत ज़्यादा, एक आम किसान के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम पानी के वजह से किसान परेशान ही दिखाई देता है कि इतने इतने बिल आ जाते हैं, तो उसके हवाले से भी बताएं कि क्या महकमा ज़राअत जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए इस साल हमें ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि 27% वाटर शॉर्टेज साउथ पंजाब में है। तो हमने बड़ा क्लियर थे कि अगर ये शॉर्टेज रहेगी तो ये नहीं हो सकेगा। चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में ये बात हुई एंड ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये इस वक्त साउथ पंजाब पे शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। हाँ। और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर वहाँ पे लाहौर के थे, मैं भी था, इरिगेशन के भी थे। और अभी उसकी कॉन्सिक्वेंसेज में ये हुआ कि इस साल अभी तक कुछ शॉर्टेज ऐसे सीवियर नहीं है। जहाँ पे शॉर्ट थी टेल एंड पे, वहाँ पे नहरी पानी आ गया। नहरी पानी आपको पता है बहुत सस्ता होता है, वो वाटर रेट हल्का है, उस पर कोई इतना पैसा खर्च नहीं होता। ज़्यादा पैसा खर्च होता है उस पानी पे ज़मीन से निकालते हैं। नहरें भी तो सर अब काफ़ी हद तक ख़त्म ही होती जा रही है। नहीं, नहरें हमारी ख़त्म नहीं होती जा रही, बल्कि मौजूद है, उससे मज़ीद भी काम हो रहा है ख़त्म। बल्कि बहुत सी, अगर आप देखें पिछले 70 साल में तो जो ओरिजिनल अंग्रेज़ों के सिस्टम में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई है, नई नहरें बनी हैं। अभी ये बतौसा में डीसा में नहर बनी है, इधर केनाल इधर। इसके अलावा ये सारा जो हमारा खानेवाल साइड पे वहाँ नई नहरें बनी है। मैं खुद पता, बहुत सी नहरें नहीं बनी हैं, ख़त्म नहीं होती जा रही। इट इज़ इम्प्रूविंग, इट कैन फर्दर भी इम्प्रूव। स्पेस तो हर जगह रहती है। तो पानी का इंशाल्लाह इस साल ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि साउथ पंजाब में कॉटन एरियाज़ में पानी की शॉर्टेज नहीं होएगी। और अभी हम ये समझते हैं कि कम से कम सोइंग के लिए मीठा पानी रिक्वायर्ड है। ज़मीन के नीचे कड़वा पानी, उस पर नहीं सोइंग प्रॉपर होती, जर्मिनेशन ही नहीं होती। इसलिए इंश्योर किया जा रहा है कि हर जगह पानी पहुँचे। और इसके बाद अगर पानी शॉर्ट भी हो तो हम लोग से एडवाइस करते हैं मिक्स कर लें नहरी पानी के साथ, आधा वो कर लें आधा वो कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। कपास जो है ना वो कड़वे पानी पे चल जाती है, इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत सीवियर कड़वा ना हो, लेकिन मिक्स कर लेंगे तो इतना सूटेबल होता है कि वो इस पर उसे प्रॉब्लम नहीं आएगा कपास। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस साल जो है वो कपास के हवाले से हमारा? बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। सोइंग का भी बड़ा तेजी से जारी है। अभी तक 45% हम तकरीबन अचीव कर चुके हैं सोइंग टारगेट, और पूरे पंजाब में और साउथ में खासतौर पर। वी होप अपर में तो थोड़ा एरिया होता है, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, बहुत थोड़े एरियाज पे होते हैं। हमारे यहाँ पे आपका 92% साउथ में होती कपास। तो हम उसमें तकरीबन 45% बढ़ चुके हैं, और होपफुली हम टारगेट अचीव कर लेंगे। और हमारा मेन फोकस होगा इसकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे। हमारा फील्ड पूरा एक्टिव है, हम IPM टेक्नोलॉजी भी लाए हुए हैं, वो हम IPM डेमोज पे लगाएंगे और जनरल लोगों को भी गाइड करेंगे कि आप किस तरह अखराजात कैसे कम करें और अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर अफीफ़ा अमीन अली, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? एग्जैक्टली, आई एम फाइन। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नूरुस सहर, बर्न यूनिट निश्तर हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जिस तरह बर्न के हवाले से भी जितनी भी इस टाइम बीमारियां हैं उनसे जो है वो एहतियात क्या करनी चाहिए इंसान को, उससे क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और बर्न यूनिट के हवाले से भी जानेंगे कि जिस तरह बहुत सारे हम देखते हैं कि इस तरह के जो है इंसिडेंट्स होते हैं, बच्चों के हवाले से भी हो जाते हैं, लापरवाही हो जाती है बच्चों के, बहुत सारे खुद लोग भी जो है अपने साथ इस तरह की ज्यादती कर जाते हैं, उनके हवाले से भी जानेंगे कि उन लोगों का इलाज भी कैसे किया जाता है और क्या क्या उस हवाले से एहतियात होनी चाहिए।
सबसे पहले तो अफीफा से जान लेते हैं। अफीफा, क्या हालचाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, आप लोग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं इस हवाले से भी कि किस तरह जो है इन चीज़ों के हवाले से एहतियात करनी चाहिए, क्या प्रिवेंशन होनी चाहिए, थोड़े सा उस हवाले से बताइएगा। बेसिकली हम लोगों का ट्रेनिंग्स जो हम करवा रहे हैं वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के ऊपर है। ठीक है। क्योंकि समटाइम्स जितने भी हमारे लोग हैं वो अस्पताल आते तो सही हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ये शिकायत होती है, मोस्टली लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हम अस्पताल आकर ज़्यादा बीमार पड़ गए। ऐसे ही होता है कि अस्पताल आके हम ज़्यादा बीमार पड़ गए, हम तो घर में ज़्यादा भले चंगे थे, यहाँ पर क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मोस्टली हम इसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ये वो इन्फेक्शन है जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी से होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी का मतलब है कि आपने इन्वायरमेंटल क्लीनिंग साफ सुथरी नहीं की हुई। हम में से बहुत सारे लोग, मैं अवेयरनेस की यहाँ पर ये बात करूँगी कि हम में से बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे अजीब सी बात है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के हवाले से कि हम जो कपड़े पहनने की चीज़ें, सिर्फ ऊपर पहनने की चीज़ें, उनको तो बंद दुकानों में हमने डाल दिया है। ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ें वो हमने जो है इस तरह से खुले आम हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखिए गोश्त बाहर बिक रहा होता है, मक्खियाँ, गंदगी, हर चीज़ हम वहाँ से खरीदारी कर रहे होते हैं। फल बाहर बिक रहे होते हैं, वो वहाँ से खरीदारी कर रहे होते हैं। हमें ये नहीं अंदाज़ा कि जो कपड़े पहनने के वो तो बाहर ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको प्री डिस्पोज और आपको तकरीबन स्टोरेज कंडीशन में रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके पेट के अंदर जाती हैं। आर यू गेटिंग इट? इसी तरह से हम उस वक्त तक बहैसियत कौम अवेयर नहीं होंगे जब हम एक दूसरे के ग्लासेस से पानी पीते हैं। ठीक है ना, बहैसियत कौम, आपने कोई ग्लास छोड़ा, मैंने उसको मुंह लगा लिया, या इन्होंने पी लिया, या उसको पिला दिया, या उसको सेम ग्लास, जब तक हम अपनी चीज़ों को डिस्पोजेबल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा है कोरोना के बाद एक के बाद दूसरी वबा, दूसरे के बाद तीसरी वबा, और इंशाल्लाह मैं और डॉक्टर नूरुन्निसा ज़रूर बताएंगे अबाउट द इन्फेक्शन जो अपकमिंग है, जिसको हम कहते हैं AMR, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। यानी कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपकी जरासीम इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि आप जितनी भी अद्वियात ले लें, जो भी अद्वियात ले लें, आपका कोई भी उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम इंशाल्लाह, और अगर उसके ऊपर बात करेंगे, अगर उस तरीके की कोई भी इन्फेक्शन, उस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड वाइड में, कुड यू इमेजिन क्या इश्यूज होंगे। आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो जब तक हमारे कौम में ये अवेयरनेस नहीं आएगी कि इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक है, जैसे कि पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हमारी फाइनेंशियल इश्यूज़ को वो धचका पहुंचाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के ऊपर, कि जब एक पेशेंट अपनी तसल्ली करवाने के लिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक होकर जाऊँगा, और फिर जब बीमार होकर जा रहा होता है, तो उस वक्त अस्पताल वालों को ऐसे क्या प्रैक्टिसेस करने हैं। और ये पेशेंट का राइट है कि उसको साफ सुथरे आलात मिले, एक पेशेंट का राइट है कि उसको साफ सुथरे माहौल मिले, साफ सुथरा माहौल मिले, एक पेशेंट का राइट है उसके अद्वियात का ख्याल किया जाए। वरना तो ये नहीं होता कि सस्ता डॉक्टर है तो उसके पास चले जाएं और जो है हम आराम से जाके इलाज करवा लें। दैट्स द मेन थिंग। ये चीज़ें तो वाकई हम देखते हैं कि हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि हमारा इलाज जो है वो बहुत अच्छे से भी हो और आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, तभी आप मरीज़ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फाई होता है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम आपसे भी जानेंगे इस टाइम जो रिसर्च के हवाले से कि वहाँ पर जो बर्न यूनिट है, और मैं समझती हूँ सबसे बड़ा यहाँ पर बर्न यूनिट है, उस हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है। देखिए, हमारा जो बर्न सेंटर है ना, पाक इटालियन बर्न सेंटर, ये साउदर्न पंजाब का सबसे बिगेस्ट सेटअप है, जहाँ पे हर टाइप का बर्न पेशेंट हमारे पास आता है। मुझे जॉब किए हुए ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए इधर, और यहाँ पे जॉब करके मुझे पता लगा है कि बर्न के पेशेंट कितने सीरियस होते हैं। और आम आवाम से वो शायद जब तक किसी के ऊपर गुजरती नहीं है उन्हें आइडिया नहीं होता कि ये जो है ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है। जिस घर में एक बर्न का पेशेंट जैसे होता है ना, तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होती है, इमोशनल स्ट्रेस अलग होता है, और थोड़ा सा बर्न एरिया ज़्यादा होता है तो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, और वो हमेशा होता है इन्फेक्शन की वजह से। हमारे पास डिफरेंट टाइप के जैसे बर्न्स के आते हैं, फ्लेम बर्न आते हैं जो आग से जल के आते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट बर्न गर्म चीज़ से। बच्चों में सबसे ज़्यादा आता है स्कैल्ड बर्न, कि गर्म दूध गिर गया, चाय गिर गई, किचन एक्सीडेंट्स जैसे होते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न्स आते हैं, फॉल्टी वायरिंग की वजह से आते हैं। और एरिया मोस्टली जो है ना, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा जले हुए होते हैं, तो उनका हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा होता है।
उसके साथ ये है कि हमारा जो सेंटर है वो मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि इक्विप्ड है फुली, हर तरह का उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है बर्न का वो हमारे हॉस्पिटल में उसकी सारी सर्विसेज हैं। और जो हमारी भी रिसेंट एक ट्रेनिंग हुई है उसमें हमें बताया गया है कि आपने बर्न के पेशेंट्स की इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंशन कैसे करनी है और उनको आपने कंट्रोल कैसे करना है। सही। तो ये चीज़ है हमारे हॉस्पिटल। सही। अच्छा, आप जिस तरह हम बात कर रहे थे बर्न के हवाले से, तो आप क्या समझती हैं कि जो उसके बाद अगर कोई इस तरह का मरीज आ जाता है तो फिर उसको क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या फिर उसमें उसका जो है वो ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से भी बताइए। देखें, जो बर्न का पेशेंट आता है ना, जो मोस्टली जो एक आउटसाइड वर्ल्ड है या नॉन मेडिकल है, उनको लगता है कि यार सिर्फ स्किन जली है तो ये तो मरीज़ ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, हमारे पास जैसे मैं इमरजेंसी में होती हूँ, पेशेंट आते हैं वो 30% हैं, 40% हैं, उनके अटेंडेंट कहते हैं कि जी हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा, कि सिर्फ स्किन जली है, अंदर से तो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है तो सांस भी ठीक ले रहा है, इसके गुर्दे भी ठीक हैं, इसका जिगर भी सही काम कर रहा है, तो ये तो ठीक होना चाहिए। बर्न के पेशेंट्स का सबसे ज़्यादा इशू ये है कि ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होती है, मतलब डिफरेंट बॉडी का सारा सिस्टम जो है ना, एक सिर्फ स्किन की वजह से ख़राब हो जाता है। जो आम पब्लिक को आप कह सकते हैं कि उनको, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है ना मेडिकली, इसलिए हमें पता है, लेकिन वो कहते हैं कि यार सिर्फ स्किन उतरी है, आपने ड्रेसिंग कर दी है तो अब मरीज हमारा ठीक होना चाहिए। वो जो है फिर इन्फेक्शन जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि स्किन जो है वो एक बैरियर है और ये बड़ा पेनफुल है। तो आप जैसे सोचते हैं तो आप खुद भी, हम किचन में अगर काम कर रहे हो, थोड़ा सा भी हाथ जल जाए, थोड़ा सा हाथ जल जाए, थोड़ा सा ऑयल का आपका ड्रॉप गिर जाए तो वो कितनी उसकी जलन होती है। तो हमारे यहाँ पे ये है कि जैसे पेशेंट आता है उसका हमारा सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट को कंफर्टेबल और पेन फ्री रखते हैं, क्योंकि बर्न की जो पेन है ना वो बहुत रेयर पेन होती है, लाइक अनइमेजिनेबल पेन है कि वो कितनी ज़्यादा है। तो पहले हमारा प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट को हम कंफर्टेबल रखें, उसे पेन फ्री रखें, उसकी एंटीबायोटिक्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली स्टार्ट करें। बर्न के पेशेंट का ना पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी आप कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्किन पे ड्रेसिंग की है, क्रीम की है तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, नहीं, आपने उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है, आपने उसकी एक एक चीज़ चेक में रखनी है कि वो रिकवरी की तरफ जा रहा है या डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉन्टीन्यूसली हम मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि बर्न का पेशेंट जो है वो हीलिंग साइड पे जाए। अच्छा, कुछ लोगों का जिस तरह हम टाइप्स बता रही थी, जिस तरह आप बर्न के हवाले से, जाहिर सी बात है सम टाइम होता है जिस तरह अगर आपके चाय गिर गई है या किचन में आपका हाथ जल गया है तो वो तो आप चलें, रिकवरी के उसके जल्दी चांसेस होते हैं। इसमें आपकी पूरा आपकी बॉडी जल जाए, कोई इस तरह का पेशेंट आ जाता है, उसके हवाले से बताएं, उसकी क्या सूरत हाल होती है, उससे क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक परसेंटेज है, ठीक है, बॉडी की, उससे ज़्यादा जितनी परसेंटेज बढ़ी होगी ना, पेशेंट का जो सर्वाइवल है ना वो कम होता रहता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि 50% से ज़्यादा अगर पेशेंट की बॉडी जली हुई है तो उसका मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 95% होगा। 95% चांसेस हैं कि उस पेशेंट ने एक्सपायर होना है। अगर 70%, हमारे पास 92%, 95% फुल बॉडी, मतलब आप उसका एक हेयर भी नहीं देख सकते, पूरी बॉडी भी बर्न के साथ आती है। और उस तरह के पेशेंट मोस्टली होते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर वो एक्सपायर होते हैं और हमें पता होता है कि उन्होंने एक्सपायर होना है। उनकी हमारी केयर क्या होती है कि एक तो हम जो उसके अटेंडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली काउंसल करें, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आम आवाम को होता है कि स्किन जली है। मोस्टली जैसे हमारे पास अटेंडेंट्स आते हैं ना कि मैडम इसकी तो स्किन जली है, स्किन नहीं लगवा दें या पट्टी कर दें, तो अंदर दिल भी इसका काम करे, क्योंकि ये है ना कि दिल है, फेफड़े हैं, ये मोटी मोटी चीज़ें आपके ऑर्गन, ये सारा कुछ ठीक है तो ये तो बच जाएगा। अब आप देखें 90% की जो अटेंडेंट्स और मोस्टली जो इस तरह का पेशेंट आता है वो एक्सीडेंटल होता है। किचन में गैस लीक हुई हुई है, गैस भरी हुई है, सिलेंडर फट गया, जाके मैच स्टिक ऑन किया, स्विच आपने ऑन किया, वो ब्लास्ट हो गया, ठीक है। उनकी पहला स्टेप ये होता है कि आप अटेंडेंस की रिपीटेडली हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लेयरिंग में बताते हैं कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस 1 to 2% भी नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमारे जो पेशेंट से रिलेटेड केयर होती है वो ये होती है कि हमने पेशेंट को कंफर्ट और जो है ना पेन फ्री रखना होता है। सही। और जितनी भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो हमने उसकी पूरी करनी होती है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी अगर इस तरह के कुछ पेशेंट्स आ जाएं, जिस तरह बर्निंग के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी किस तरह ट्रीटमेंट होता है या उनको क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इस हवाले से भी बताएं।
बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर नूरुन्निसा ने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, बल्कि मैं तो ये भी चाहूँगी कि डॉक्टर नूरुन्निसा उस स्पेसिफिकली एरिया पे बात करें जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा बर्न होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट। तो बेसिकली जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, असल में बर्न के पेशेंट आते हैं, समटाइम माइनर बर्न के पेशेंट आते हैं जिनको बहुत छोटे से बर्न है, लेकिन वो लोग भी जो है मोर्टालिटी का शिकार होते हैं, यानी कि अमवात का शिकार होते हैं। और बर्न में शरह अमवात, जैसे कि डॉक्टर नूरुन्निसा बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा होने लगती है, उसका बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इन्फेक्शन। तो अब जब इन्फेक्शन है, समटाइम्स उस दिन हम लोग यही बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो एक ख़तरनाक इन्फेक्शन है वो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। वो सारा का सारा आपका टिश्यू, आपका सेल, यहाँ तक कि हर चीज़ खा जाता है। तो ऑब्वियसली अब जब इन्फेक्शन फैलने लगते हैं उस जगह पे, तो आप उस बंदे को ऑब्वियसली मोर्टालिटी से नहीं बचा सकते। तो अब उसके लिए हमने ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करनी है कि जिसकी वजह से हमें वो जो भी पेशेंट है उसको इन्फेक्शन के रेशो या रेट कम हो जाए। तो उसके हिसाब से स्पेसिफिकली जैसे डॉक्टर्स को हम हर वक्त आगाही देते हैं, इवन पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, माओ को, बच्चों को, कि हाथ धोएं। हाथ धोना एक बहुत इम्पोर्टेंट अमल है। हाथ धोने के एक 7 स्टेप हैं, प्लीज उसको गूगल करें और देखें आप 7 स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छी तरह उसको हाथ धोएं। अगर आपके पास वॉश बेसिन नहीं है, आप कहीं खाना खाने गए, अपने पास हैंड सैनिटाइजर्स रखा करें। हाथ धोने से 70% इस दुनिया के इन्फेक्शंस में कमी आ सकती है। हम एक बेसिक चीज ही नहीं करते कि हाथ धोना। ये थोड़ा सा हम लोगों का मसला है, हम बहुत कैजुअल और बहुत लाइट ले लेते हैं। वॉशिंग को असल में हमारी प्रैक्टिस नहीं है और हमें लगता है कि यार हाथ धोना क्या है। अच्छा, इस्लाम में भी हमें ये सबसे पहले ये बताया गया, देखिए ना, आप देखिए इस्लाम में कितनी खूबसूरत बात कि आप दिन में 5 दफा अगर वजू करते हैं तो आपका कितना आप साफ रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप हैंड वॉशिंग, मैं कहती हूँ कि हमें एक रिलीजियसली इस चीज को फॉलो करना चाहिए कि हैंड वॉशिंग जो है ना वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो। हम खाना खा रहे हैं उससे पहले हमने हैंड वॉश करना है। हम बाहर से घर आए हैं, हम ये ना सोचेंगे यार मैंने बाहर किसी चीज को हाथ नहीं लगाया हुआ। ये जो 2 हाथ है ना, ये सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ यूज्ड ऑर्गन है आपके हाथ का, बॉडी पार्ट है। बिल्कुल, कि आप इससे अपना फोन भी पकड़ते हैं, ठीक है, आप इससे बाकी काम भी करते हैं, अपने बच्चों को भी इसी से आप पकड़ते हैं, खाना आप इससे बच्चों को खिला रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना सबसे बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का। आपके हाथ जो हैं इनमें आपको नहीं पता कि क्या क्या लगा हुआ है। आप आ रहे हैं घर में, आप बच्चों को उसी से आप हाथ लगा रहे हैं, आप उसी से बच्चों को अच्छा ये एक निवाला आप ले लो, तो ये आप अपने बच्चों को भी इन्फेक्शन दे रहे हैं। आप किसी से शेक हैंड कर रहे हैं, आप उसको अपना इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको कफ आई, देखें हमें क्या कहते हैं, स्नीजिंग आई है, हैंड कवर करें। अब आपने तो स्नीजिंग से हैंड कवर कर लिया, आपके हाथ पे तो वो जर्म्स लग गए। आपको याद भी नहीं होगा आपने कितनी दफा दिन में स्नीजिंग की है या आप खांसे हैं और आपके हाथ में वो जर्म्स हैं। आप किसी को मिलते हो, आप अपना फोन, मैं ये पेपर साइन करके वहां रख देती हूँ, दूसरा बंदा वो पेपर लेके जाता है, उसने वो हाथ, अब उसको होगा कि यार मैंने एक पेपर पकड़ा है, इसमें क्या जर्म्स होंगे। तो हैंड वॉशिंग जो है ना वो तो हमें अपनी लाइफ में एक मैंडेटरी पार्ट डेली का बनाना चाहिए कि हमें पता हो कि हमने हैंड वॉश करने ही करने। जी अभी जी, और इसमें मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगी कि मैं यहाँ पर ज़रा वो हैंड वॉशिंग स्टेप्स भी दिखाना चाहूँगी जो कि मैंडेटरी और हमारी आवाम को उस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मेरे हाथों की तरफ अगर आप दिखा दें तो वो ये स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को रब करना है। जो भी आप साबुन या जो भी वॉश कर रहे हैं उसको लेकर रब करना है। फिर अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से यूं बीच उंगलियों में साफ करना है। फिर अपने हाथों के बैक एरिया को इस तरह से और इस तरीके से साफ करना है, ठीक है। और फिर आपने ये वाली जगहों को, छोटी उंगली को अच्छी तरह से और इन उंगलियों के हिस्से को साफ करना है। फिर नाखूनों को अच्छी तरह से आपने साफ करना है। आपने अंगूठे को अच्छी तरह से साफ करना है और फिर आपने कलाई को अच्छी तरह से साफ करना है। तब आपके हाथों को हम ये कहते हैं कि आपके हाथ पाक और साफ हुए। असल में लोग यहाँ पर ना पाकीज़गी और सफाई को सेम ले लेते हैं। सफाई निफ्स ईमान है। मेरे ख्याल से
जो सही लफ्ज़ है वो है तहारत नफ्स ईमान है। और तहारत का मतलब होता है सफाई और पाकीज़गी। सफाई होता है कि सिर्फ आप विजिबली किसी चीज़ को साफ करें, और इसी ट्रेनिंग पे भी हमने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में यही बताया कि आप विजिबल चीज़ों को तो साफ कर लेते हैं, वो धूल मिट्टी तो सामने से साफ हो गई, बड़ी चकाचक और रोशन कोई चीज़ नजर आ रही, वहाँ क्या सफाई हुई, लेकिन उस सरफेस पे बैठे हुए जरासीम जो हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको तो आपने नहीं साफ किया। तो जब आप उसको साफ करेंगे तो हम कहते हैं अब ये जरासीम से पाक है, इसको हम कहते हैं पाकीज़गी। तो इस्लाम हमें तहारत का सबक देता है, सिर्फ सफाई का सबक नहीं देता, सफाई और पाकीज़गी का। तो स्पेसिफिकली अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी हैं, इवन अपने घर में भी हैं, तो पाकीज़गी से ही जरासीमों का खात्मा हो सकता है, वबा का खात्मा हो सकता है। वरना जिस तरह का अभी माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज्यादा बच्चे इसका शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर किसी को उल्टियाँ, वॉमिटिंग, हर कोई जो माएँ हैं वो यही शिकायत करके आ रही होती हैं कि ये इश्यूज हो गए, वो इश्यूज हो गए, बिकॉज आपने सफाई, आपने बज़ाहिर सफाई का ख्याल रखा, लेकिन आपने पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखा। सही है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। डॉक्टर नूर सैक का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहीं, और इसके बाद ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे से कुछ और गेस्ट भी मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी आयशा जमशेद, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईपीसी नर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरह हमारी इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन पे बात हो रही है, इसी तरह बच्चों से रिलेटेड भी बात करेंगे कि वालिदैन बहुत सारी जगहों पे जो है वो लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। आप क्या समझती हैं कि वालिदैन को किस तरह केयर करनी चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए बच्चों के हवाले से? हाँ जी, देखें, जिस तरह के केस हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल देख रहे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे बर्न के साथ आ रहे हैं ना, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनकी एज छोटी है, वो इम्यूनिटी कम है उन बच्चों में, क्योंकि वो इन्फेक्शन से लड़ने की जो उनकी इम्यूनिटी है वो बहुत कम है। और जैसे कि अब मुझसे पहले डॉक्टर अफीफ़ा बता चुकी हैं कि बर्न जो है ना, हमारा जो पूरा एक स्किन है ना, उसमें वो बर्न हो जाती है, क्योंकि स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। जब स्किन ही नहीं रहेगी तो उस पेशेंट पे या उस बच्चे पे जो इन्फेक्शन है ना वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, उससे इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है। तो क्या होता है कि बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती, बच्चे खाते पीते नहीं हैं, ठीक है, और उसके ऊपर से वो जल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि माओं को अपने बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से केयर करनी चाहिए। देखें, उन्हें किचन में ना, ठीक है, किचन में बच्चे, आप अपनी सुपरवाइजरी में कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन उनको माचिस बिल्कुल ना दें। हमारे पास ज़्यादा बच्चे ऐसे जल के आते हैं जो कि माचिस उन्होंने पकड़ी होती है, वो आग से खेल रहे होते हैं, ठीक है। दूध के साथ बच्चे इतने जल के आते हैं, और चाय के साथ बच्चे जल के आते हैं कि चाय गिर गई या दूध गिर गया। ऐसा होता है कि माएँ नीचे किचन में होती हैं, बच्चे साथ ही होते हैं, तो वो ऐसे खेल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं कि बॉइल्ड दूध ही उनके ऊपर गिर जाता है, ठीक है। और तो बच्चे आग, चूल्हा जल रहा हो तो उसमें भी हाथ जो है वो अपना, हाँ जी, यही मैं ये माओं को कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों की केयर करें, किचन में उन्हें ऐसे ना जाने दें बगैर किसी मकसद के, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में रखें। कई बच्चों को हमने देखा जो पटाखों के साथ खेल रहे होते हैं, क्योंकि पटाखे अब नहीं हमें देने चाहिए बच्चों को, उनसे भी जल के आते हैं। एक केस मुझे याद है कि हमारे पास एक आया था, एक बच्चे की पॉकेट के अंदर पटाखा था और वैसे ही सो गया था। ओहो। और वो उसकी गरमाइश से ही वो बर्न हो गया, वो मेरे ख्याल रात कोई गर्म हुआ है और उससे ही वो बर्न हो गया था। हमारे पास ऐसे भी केस आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ बच्चों की केयर करें, और इन्फेक्शन के हवाले से उनमें चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों की केयर करें, उन्हें इन्फेक्शन से बचाएं, क्योंकि बर्न में ज़्यादा इन्फेक्शन इस बच्चों को ज़्यादा होता है। और आजकल तो हमारे पीड्स वार्ड में बच्चे ही ज़्यादा जल के आ रहे हैं आजकल के उसमें। अच्छा, फिर उनका जाहिर सी बात है, क्योंकि ज़्यादा एक तो सेंसिटिव बच्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका फिर ट्रीटमेंट करना भी बड़ा जो है ना, क्योंकि बच्चे उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में आते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में वो पेशेंट आते हैं जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एजेड हैं, क्योंकि इन दोनों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कैटेगरी में आते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन और होती हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं, इनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि ये ऐसे पेशेंट्स या ऐसे बच्चे जिनमें इम्यूनिटी कम है वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन से। सही। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगी या कहना चाहेंगी कि किस तरह जो है आपकी ट्रेनिंग्स के हवाले से क्या है कि किस तरह ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं?
इस हवाले से? बेसिकली हमारा जो कहने का मकसद वो ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आईपीसी प्रैक्टिसेस, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस ना सिखाई जाए। ना सिर्फ आपका हेल्थ केयर सेक्टर, आपके सलून्स वगैरह भी। मिसाल के तौर पे आप जब जाते हैं सलून्स वगैरह पे, आप ये जो इस तरीके की चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैनिक्योर के लिए, पेडिक्योर के लिए, एक बंदे का दूसरा, हाँ एग्जैक्टली, दूसरे का तीसरा इस्तेमाल कर रहा है, और आप कभी भी उससे नहीं पूछ रही होती कि क्या इसको स्टेलाइज आपने किया है या नहीं किया, या मेरे बस पैरों को आप ये जो आलात लगा रहे हैं वो इस तरीके से ही लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो सलून्स को भी हम स्पेसिफिकली काइंड ऑफ, और फिर जो बंदा आपको कर रहा है, आपके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है ड्यूरिंग सलून, जो आप जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह में, उसका ब्लड टेस्ट हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है। सबसे ज्यादा नाई वगैरह आप ये देख लें, जो नाई होते हैं मोस्टली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV का बहुत शिकार होते हैं। अक्सर लास्ट टाइम हम किसी एरिया में थे और वहाँ पर सलून्स का इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहा था, तो मोस्टली वहाँ पर जो सलून वाले थे उनको हेपेटाइटिस बी था। तो अब वो जिसको ट्रीट कर रहे होंगे, और या उनका कोई भी ब्लड या वूंड ओपन होगा, क्योंकि ओपन वूंड जैसे कि बर्न में सारा कुछ ओपन वूंड होता है, तो ओपन वूंड ज्यादा वनरेबल है इन कैचिंग इन्फेक्शंस। जैसे सबसे ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शंस जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह में देखने को आते हैं, सुडोमोनास ऑरिजिनोसा, ये इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते कि ये आपको अगर नॉर्मल हालत में भी हो जाए, मैं ओपन वुंड्स तो छोड़ दें, आप नॉर्मल, ये आपकी पूरी स्किन को खराब कर देगा और ये रुकने का नाम नहीं लेता। सिमिलरली मर्सा है, मिथेसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, अगर ये एक दफा घुस जाए, ये पूरा का पूरा आपके बोन्स तक को गलाने सड़ाने की अहलियत रखता है। अच्छा, ये दोनों के बारे में आपसे लाजमी जानूंगी कि ये है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे। अभी हम चलते हैं नाज़रीन अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी, अगर बात करें शहर औलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट की सूरत हाल की, तो गुज़िश्ता 2 दिनों से कीमतों में कुछ ज़्यादा रद्द-बदल नहीं देखा जा रहा। जहां कीमतें ज़्यादा थीं उनकी वहीं बरकरार हैं महंगाई की लहर, और जहां कीमतें कम दिखाई दे रही थीं उनकी कीमतें भी वहीं देखी जा रही हैं। सब्जियों में बात करें, जो सबसे ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं, आम शहरी की पहुँच से भी दूर हैं, जिसमें अदरक 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँची हुई है। लहसुन और लीमू 400 रुपये फ़ी किलो से कम होने का नाम नहीं ले रहे। इसके साथ अरवी 320 रुपये फ़ी किलो में, उसके साथ भिंडी जो है वो 200 से 240 रुपये फ़ी किलो में, करेला 160 रुपये फ़ी किलो में, जबकि चुकंदर और कद्दू 120 रुपये फ़ी किलो में, और बैंगन और तोरी 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आम मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ हरी मिर्च और शिमला मिर्च 120 रुपये फ़ी किलो में, उसके साथ प्याज जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो में, टमाटर 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आम मार्केट में दस्तयाब हुआ है। फलों की तरफ देखें तो फलों की कीमतें इन दिनों मौसमी फल जो हैं वो सस्ते हैं, जबकि इंपोर्टेड और गैर मौसमी फल हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें इंपोर्टेड अंगूर जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। खुबानी जो है वो मौसमी फल है, लेकिन अभी चूँकि उस तरीके से एक अच्छी जो फसल उसकी पहुँचती है मार्केट में नहीं पहुँची, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है 800 रुपये फ़ी किलो में, जबकि खजूर जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। सेब 450 रुपये फ़ी किलो में, केले जो है वो 240 रुपये फ़ी दर्जन में, इसके साथ लोकाट, फालसा और आड़ू कम से कम 160, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें लोकल फल, जिनमें तरबूज और खरबूजे जो हैं वो इन दिनों मार्केट में बआसानी दस्तयाब हैं। खरबूजा जो है वो 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में, उसके साथ तरबूज जो है वो 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि चूँकि इन दिनों सफ़र में मुश्किलात का सामना है, आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से माल जो है वो 1-2 दिनों से मार्केट में कम पहुंच रहा है, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में माल जो है वो शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से कीमतें दोबारा बढ़ सकती हैं। जो पहले कुछ आइटम्स हैं वो महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, और मज़ीद अगर महंगाई होती है तो शहरियों के लिए भी मसाइल होंगे। उस हवाले से शहरी भी मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं
कि हुकूमती मामला जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट के मामला हैं, उनको हल किया जाए ताकि जो महंगाई की एक दोबारा लहर आ सकती है उसको पहले ही कंट्रोल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा जी, हम उन इन्फेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे कि वो किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, तो बात हो रही थी इतने खतरनाक किस्म के ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन या जरासीमों के मैंने नाम ले लिए। मेरे ख्याल से आयशा भी इसमें कुछ बोलना चाहेंगी। जी जी। हाँ जी, हमारे पास ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं, हम जब उनके कल्चर्स भेजते हैं तो ज़्यादातर सूडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि ज़्यादातर बर्न्स के पेशेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर ये हो जाए तो इसको डील करना हमारे लिए चैलेंज साबित होता है, क्योंकि ये जब एक दफ़ा हो जाता है तो आप यकीन करें कि अगर हमने कोई पानी छोड़ दिया ना तो ये पानी के अंदर भी ग्रो कर देता है। अच्छा। हॉस्पिटल सेटिंग्स में ये बहुत ज़्यादा सूडोमोनास पाया जाता है, तो ज़्यादातर जो भी हम कल्चर्स वगैरह भेजते हैं इनमें यही निकलता है। और इसके जब हम कल्चर्स भेजते हैं उन पे एंटीबायोटिक्स आजकल आप देखेंगे कि बहुत रेजिस्टेंट आती हैं। उसकी वजह क्या है कि अब हम आगे ऐसे दौर में जा रहे हैं जहाँ पे हमें AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा। उसका मतलब ये है कि जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे वो हम रेजिस्टेंट वो हमें डील ही नहीं कर सकेगी, वो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को ख़त्म ही नहीं कर पा रही है, वो रेजिस्टेंट है। सही, क्योंकि इसकी वजूहात ये हैं कि हम लोग सेल्फ मेड मेडिकेशन दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ मेड एंटीबायोटिक्स खुद शुरू कर देते हैं। और क्वेक्स है हमारे इधर, मतलब क्वेक्स ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि ये ऑगमेंटन है, ये किस बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं है। हम उन्हें वही उठा के जो हमने ली होती हैं वो हम समझते हैं कि ये शायद ये भी उससे ट्रीट हो जाता है। खा रहे थे हम, कहते हम ठीक हो गए तो ये भी हो जाएगा। ये मेडिसिन मैंने लिया है, ये आप ले लें, मैं इससे ठीक हो गई थी, आप भी इससे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप यकीन करें कि कल जो हमारी ट्रेनिंग्स जपाइगो की तरफ से हुई हैं उनमें डॉक्टर अफीफा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि क़यामत की एक निशानी है कि जिसमें माएँ अपने नौमौलूद बच्चों को छोड़कर भागेंगी। इतना AMR खतरनाक है। अच्छा, मतलब ये इस तरह इतना खतरनाक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेजा एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए हमें। ठीक है, और हम लोग ये देखते हैं कि हम फिर बेजा एंटीबायोटिक्स की बात आती है तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी एंटीबायोटिक्स जो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरफ चले जाते हैं। मतलब हमें जो नैरो लेनी होती है, जिसमें हमें कम पोटेंसी की लेनी होती है, हम एकदम हाई पोटेंसी की। आप ये सोचें कि जब हमें एक बड़ा इन्फेक्शन कोई खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो हम ये शुरू में ही हमने हाई पोटेंसी की ले ली। बात करेंगे सर, डॉक्टर्स भी समटाइम्स जो है ना आपको हाई पोटेंसी की जो है वो मेडिसिन भी दे देते हैं। इस पर मजीद बात होगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी बात हो रही थी कि डॉक्टर समटाइम्स आपको इतनी हाई पोटेंसी की आपकी मेडिसिन दे देते हैं जो कि आपको इतनी रिक्वायर नहीं होती, उसके हवाले से भी बताइएगा कि ये भी किस तरह खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक चीज़ की दवाई लेना चाहते हैं तो आपको ढेरों आपको मेडिसिन जो है वो खानी पड़ जाती हैं। हाँ जी, यही है कि हाई पोटेंसी की जो डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं तो वो ये देख के ही करते हैं कि आपको उनको ये चीज़ पता होती है कि इनको ये इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक काम करेगी। लेकिन जैसे कि हम लोग घर में हैं, मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात की थी कि घर में हमें नहीं पता, हम सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करें। हम में से बहुत लोग हैं जो सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करते हैं और हम में से बहुत होता है कि आप डॉक्टर के पास कहाँ जाना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेक्स भी हैं जिनको नहीं पता, जो बैठे हैं हर जगह बैठे हैं, मैं वो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको एडवाइस कर देते हैं बिना ये जाने कि आपको वो वाला जरासीम आपके अंदर है कि नहीं, क्योंकि हर जरासीम के मुताबिक एंटीबायोटिक तैयार की जाती हैं कि ये जरासीम है तो इसके खिलाफ हमने ये एंटीबायोटिक्स देनी है। सही। तो मैं यही कहूँगी कि आप डॉक्टर्स को इस बात का पता होता है कि ये एंटीबायोटिक्स किस चीज़ के लिए हैं तो वो वही प्रिस्क्राइब करते हैं। सही। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे अफीफा, जिस तरह अगर हम थोड़ी सफाई के हवाले से भी बात करें कि उसमें फिर हमें क्या करना चाहिए, और साथ में जिस तरह हॉस्पिटल्स के हवाले से भी देखें कि वहाँ पर सफाई के हवाले से क्या इंतजामात होने चाहिए और किस तरह की क्या लोग जो है वो एहतियात करें। अच्छा, अस्पताल के हवाले से जो बहुत एक मेजर चीज़ है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, यानी आपके अस्पताल का फुजला कई तरीके का होता है। आपका इन्फेक्शस भी होता है, आपका जर्नल वेस्ट भी होता है, आपके शार्प्स भी होते हैं और आपका बायोलॉजिकल वेस्ट भी। बायोलॉजिकल होता है कि भाई आपका प्लासेंटा, वो जो अवल नाल वगैरह निकलती है, या किसी आज़ा होते हैं लोगों के जो कट जाते हैं,
वो बायोलॉजिकल वेस्ट में आता है। इन्फेक्शियस वेस्ट में वो तमाम वेस्ट आता है जो कि पेशेंट पे इस्तेमाल होता है या डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हुए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई भी खून, रतूबत या कोई भी चीज़ शामिल हो जो पेशेंट से रिलेटेड हो और जो डॉक्टर हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका। और फिर स्पेसिफिकली शार्प्स भी, शार्प्स यानी आपका इंजेक्शन आ जाता है, स्कैल्पेल ब्लेड का जो ब्लेड होते हैं वो सारी चीज़ें, आपके ग्लास वाइल वगैरह हो जाती है, ये सब शार्प्स में शामिल है, क्योंकि ये इतने हाईली हैजार्डस होते हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि एक तो होता है कि गंदा कूड़ा जो है, इन्फेक्शियस कूड़ा, जरासीम वाला कूड़ा जो है आपको सिर्फ जरासीम लगाएगा, लेकिन इनमें शार्प्स में ये सलाहियत होती है तेज धार आलात वाले कूड़े में कि वो आपको काट कर उसके अंदर तक जरासीम पहुंचाएगा जहां तक उसको पहुंचना चाहिए बेसिकली। तो कूड़े की सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि हमारे गवर्नमेंट अस्पताल तो फिर भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर है कि वहाँ पे ये जो इन्फेक्शियस वेस्ट है उनका कूड़ा सही तरीके से जाता है इंसेनरेटर में और उसको जला दिया जाता है, सही, ठीक है, ताकि वो किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी लोगों में ना जा सके। लेकिन जहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर्स देखते हैं तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी हम पाकिस्तान, हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस रेट है, बहुत ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस बी का शिकार होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। आपके खानदान में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा, बल्कि कोई बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ होगा अच्छे से। अच्छा, क्यों कि ये जो कूड़ा है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि आप जो कूड़ा है जैसे इंजेक्शन वगैरह उठा के आप इंसेनरेटर तक नहीं लेके जाया जाता है, बल्कि उसी के किसी कूड़ेदान में कम्युनिटी के फेंक दिया जाता है। वहां से बच्चे गुजरते हैं, वहां से बुजुर्ग गुजरते हैं, वहां से जानवर गुजरते हैं, वहां से हर कोई गुजरते हैं। और यहाँ सच्चाई है कि बच्चे खेल रहे होते हैं उनसे, जो कि हमें ट्रेनिंग में दिखाया गया, बताया, और ये हमने देखा भी है कि बच्चे उनसे खेल रहे होते हैं। वो स्किन जो है वो निडल से लथपथ हुई हुई होती है और बच्चे उनसे खेल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि वहाँ पर फिर कचरा चुनने वाले भी आते हैं। अब वो सारा का सारा मटेरियल जब उठा के लेके जाएंगे, वो दोबारा रीप्रोसेस करके उस इंजेक्शन को दोबारा बंद करके रीयूज करवाया जाता है। और आप ये देखें, और वही रीयूज वाले इंजेक्शन अगर कोई भी लगाएगा तो उसको हेपेटाइटिस बी, HIV और हेपेटाइटिस C होने के चांसेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसी तरह आप सैलून्स में जाएं, ये जो नाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस तरह, कभी आप में से किसी ने जाके पूछा है कि भाई ये जो उस तरह मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ तो ये जो उस तरह नया ब्लेड है, किसी का लगा हुआ तो ब्लेड नहीं है? नहीं 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 भाई, नया ब्लेड है, ऐसे नहीं होता। आपने अपने सामने गंदा ब्लेड उतरवाना है और उसको कहना है कि ये उस तरह, क्या तुम ब्लीच के सोल्यूशन से साफ करते हो या नहीं करते, या बस उठा के तुमने उस तरह में कोई भी जरासीम है, चाहे अभी हमने इतने खतरनाक किस्म के जरासीमों के नाम लिए, और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जैसे कि आयशा ने बोला, इस तरह के पेशेंट्स को आप कम्युनिटी में नहीं रख सकते। इस तरह के पेशेंट आप आइसोलेशन में रख सकते हो। अच्छा, इतने हाजर्स हैं ये। हाँ जी, बल्कि हम अभी पेशेंट को आप नहीं रख सकते। यही बात कर रहे थे कि जो हमारी मूवीज आती थी खतरनाक किस्म की, और उसमें ज़ॉम्बीज दिखाए जाते हैं, तो किसी सोच समझ के, यही सही कह रही थी आयशा, के समझ के मूवीज बनाई जाती है कि इन्फेक्शन, ये छोटे छोटे ना नजर आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या जरासीम इतने खतरनाक हैं कि ये कम्युनिटी में कुछ भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आजकल मंकी पॉक्स पे पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि ये भी एक पेंडेमिक है और ये इमरजेंसी, हाई इमरजेंसी अलर्ट है इस वक्त। पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल रहा है बुरी तरह से, और कोरोना का तो ताल्लुक ऐसी चीज़ से था जो आपके अंदर है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक से, जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसका ताल्लुक बज़ाहिर आपके स्किन से है। तो वो खवातीन, वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता मंकी पॉक्स जैसी पेंडेमिक आ गई तो आप क्या करेंगे? अच्छा, ये है क्या बेसिकली, अगर हम इसकी बात कर लें कि किस रीजन से ये मंकी पॉक्स जो है वो आपको निकलता है? बेसिकली मंकी पॉक्स के बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। स्पेशली पहले ये एंडेमिक था, ख़ास रीजन ऑफ अफ्रीका से इसका ताल्लुक था, लेकिन इसी तरह से होता है कि जब एक बंदा यहाँ से किसी भी जगह सफ़र करता है, वो अपने साथ वबा लेकर जाता है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जहाँ वबा हो ना वहाँ से सफ़र करो ना वहाँ पर आओ, क्योंकि मैंने कैरियर का बताया था कि वो लोग जिनको साइन और सिम्टम नहीं होते लेकिन वो जरासीम अपने अंदर लेकर फिर रहे होते हैं,
और वो किसी भी ऐसा बंदा जो वनरेबल है, जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, डायबिटीज, हेपेटाइटिस का शिकार है, बूढ़ा बंदा है, बच्चा है, तो उसको इस तरह के इन्फेक्शन वो फौरन जरासीम कैच करके उसको होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली कांटेक्ट से सबसे ज्यादा लगता है कि मैंने आपको छू लिया या आपके किसी चीज पे बैठ गई। लेकिन अब जाहिर सी बात है हम लोग सोशल भी होते हैं और जिस तरह हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन भी है लोगों के घरों में आना जाना, शादियां जैसे हो गई, तो जाहिर सी बात है आपको मिलना जुलना तो रहता है। अब आपको तो आइडिया नहीं है आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको कौन सी बीमारी है और कौन सी नहीं है। जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ पे भी आप जाएं आप देखें कि वो अस्पताल, वो लोग किस तरीके के सफाई का ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी चीजों से जाहिर हो जाता है। ये सब इन्फेक्शंस ना आप सफाई से कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड हाइजीन इनएक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन हम इसकी तरफ नहीं आते। हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये हुआ, हम इसको दवाइयां लेंगे, ये करेंगे, हम क्यों इतने पैसे लगाएं जब हम एक चीज से कंट्रोल कर सकते हैं। एक हल है कि आपने क्योंकि हम लोग इस तरह नहीं करते कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इस चीज को हमने अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है, तभी हम हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका फिफा, आपका भी शुक्रिया, आयशा आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन जो है यहाँ पर आज हमारा शो मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।